आफ्टरनून एवरीवन। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में जितना भी हमारा कंप्लीट कोर्स है उतना आपको रजिस्टर में कंप्लीट करके और उसके फोटोज़ मुझे भेजना है। जो आप लर्निंग कर रहे हैं थ्योरी की, उसकी वीडियोस भी बनाकर आप मुझे सेंड कीजिए। अभी जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसके आगे जो हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट स्टार्ट किया था उसमें हमने थ्योरी के रूप में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स देखे थे जो आपको मैंने लर्न करने के लिए भी कहे थे। तो उनकी लर्निंग आपके लिए आवश्यक है, उन्हें आपको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको वो पॉइंट समझ में आ जाते हैं, जिसके कंसेप्ट यदि आपको पूरे क्लियर हैं, तो आपको सम्स करने में, सवाल करने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आइए हम देखते हैं बिजनेस स्टडी बुक कीपिंग में जो हमारे बैंक रिकॉन्सिलेशन के सम थे उसके नेक्स्ट। जो इसके पहले के मैंने डेबिट बैलेंस के आप लोगों को सम करने के लिए कहे थे वो आप कर चुके होंगे आपने, पर अभी तक मुझे उसकी फोटोज नहीं भेजी है। तो जिसके सवाल हो चुके हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जिसके सम हो चुके हैं वो आप मुझे सेंड कर दीजिए। यदि आपकी ओर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो ऐसा माना जाता है कि आप सवाल कर चुके हैं और आपको सवाल के सारे पॉइंट्स आ गए हैं और आपने सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैं इसके नेक्स्ट पढ़ाती हूँ 7.10 जो कि क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट के रूप में जो रहता है। कैश बुक के अनुसार जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है और पासबुक के अनुसार वही डेबिट बैलेंस होगा। तो ड्राइंग बैलेंस ऑफ पासबुक ऑन द बेसिस ऑफ ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक। An overdraft balance of cash book means credit balance of cash book, or say when the total of credit side of bank column exists the total of debit side of bank column of cash book. While preparing the bank reconciliation statement as such, the following items should be added. First, expenses and charges debited by the bank not entered in cash book. Second, interest charged by the bank on the overdraft not entered in the cash book. Third, customer's check immediately sent to the bank but not collected as yet. मतलब अभी तक उसे कलेक्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट जो है एट द सेम टाइम द फॉलोइंग आइटम्स शुड बी सब्सट्रैक्टेड, मीन्स ये सब माइनस किए जाएंगे। फर्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द bank for payment as yet. Second, interest, dividend, etc. collected and credited by the bank on behalf of the firm. Third, direct deposited by firm's customer in firm's bank account. It is important that to note that when a credit balance of the cash book is given, we will have to find out the debit balance of the passbook. In other words, if an overdraft balance of the cash book is given, then the overdraft balance of the passbook will be found out, and when a debit balance of the passbook is given, the credit balance of the cash book will be found out. To be more precise, if an overdraft balance of the passbook is given, then overdraft balance of cash book will be drawn. इस तरह से ये जितना हमने अभी थ्योरी में देखा इसमें हमें यह चीज़ क्लियर होती है। कैश बुक के अकॉर्डिंग जब हम ओवरड्राफ्ट देखते हैं या क्रेडिट शेष देखते हैं तब कैश बुक के क्रेडिट साइड में बैंक का जो डेबिट साइड का टोटल होता है उससे बड़ा होता है। तो ऐसी दशा में या ऐसी कंडीशन में जो हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसमें जो आइटम्स या जो ट्रांजैक्शंस को हमें जोड़ना है वो इस तरह रहेगी। फर्स्ट वाली होगी बैंक द्वारा जो डेबिट किए गए एक्सपेंसेस हैं जो कैश बुक में हमने नहीं लिखे हैं। सेकंड होगा जो ओवरड्राफ्ट पर बैंक द्वारा जो इंटरेस्ट लगाया गया है लेकिन उसे कैश बुक में नहीं लिखा, तो उसे भी हम ऐड करेंगे। थर्ड वाला जो कस्टमर्स का चेक जो होते हैं वो हमने तुरंत ही उसे बैंक में सेंड कर दिया, भेज दिया है, लेकिन अभी तक उनका कलेक्शन नहीं हुआ। नॉट कलेक्टेड येट, अभी तक, येट मतलब होता है अभी तक।
तो अभी तक उनका कलेक्शन नहीं हुआ है, तो उसकी एंट्री भी नहीं हुई होगी बैंक में, इसलिए इसे भी हम यहाँ पर वापस जोड़ देते हैं। एट द सेम टाइम इसी तरह साथ ही जिन आइटम्स को या जिन ट्रांजेक्शन्स को हमें सब्सट्रैक्टेड करना है, लेस करना है, उनमें है जो हमने चेक इशू किए हैं लेकिन अभी तक वो पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए हैं, भुगतान के लिए अभी तक बैंक में प्रस्तुत ही नहीं किए गए। सेकंड होगा बैंक के द्वारा जो अपने व्यापारियों को इंटरेस्ट लगाया जाता है, डिविडेंड या व्यापारी खाते में बिजनेसमैन के अकाउंट में जमा कर दिया गया हो, तो उसे भी हम माइनस कर देते हैं। थर्ड होगा डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर्स, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर्स। जब ग्राहकों की ओर से बैंक में सीधे व्यापारी के खाते में ही अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया गया हो, तो उसे भी हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि उससे हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो जाता है। तो इस तरह से इन पॉइंट्स को आपको समझ करके ही सवालों को पूरा करेंगे, और इस थ्योरी को यदि आप अच्छे से समझ लेंगे तो सवाल करने में आपको आसानी रहेगी। इसमें यह भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो यहाँ समझाया गया है, कि जो हमारा कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है, वह पासबुक के अनुसार, जो हमारी बैंक की पासबुक होगी उसमें वही बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा, और जो बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस होगा मतलब हमारा रुपया या बैंक में हमारी अमाउंट जमा है कैश बुक के अनुसार, वही यदि पासबुक में देखेंगे तो वो बैलेंस हमें क्रेडिट बैलेंस के रूप में मिलेगा। तो पहले भी हम यह रिपीट कर चुके हैं कि जो ट्रांजैक्शन हम डेबिट करते हैं वो बैंक के द्वारा क्रेडिट किया जाता है, और जो हम क्रेडिट करेंगे वह बैंक के द्वारा डेबिट किया जाता है। इस तरह बैंक हमसे अपोजिट एंट्री करते हैं। तो इस बात को हमें विशेष रूप से ध्यान में रखकर ही सारे ट्रांजैक्शंस को भी समझना होगा। In the debit balance of the passbook reduced due to any item, such amount should be subtracted. If the credit balance of the cash book is increased but the debit balance of passbook remains unaffected, such amount should be subtracted from the credit balance of the cash book. If the debit balance of passbook increased due to any item, such amount should be added to the credit balance of cash book. If the credit balance of cash book reduced due to any item, but the debit balance of passbook remain unaffected, the amount should be added to the credit balance of cash book. तो इस प्रकार से यहाँ जो समझाया गया है उसमें ये कहा गया है कि जब पासबुक में एंट्री हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैश बुक में भी एंट्री करना चाहिए, क्योंकि पासबुक में जो एंट्री हो चुकी है लेकिन उसका जो इफेक्ट हुआ है वो कैश बुक के बैलेंस पर भी होना चाहिए था, लेकिन वो हमने नहीं लिखा है, इसलिए पासबुक के अनुसार जो बैलेंस है वही बैलेंस हमारे पास मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें कैश बुक के बैलेंस को एडजस्ट करना रहेगा। तो जैसा पासबुक में एंट्री की गई है, यदि डेबिट किया है तो हमें भी उसको हमारे यहाँ क्रेडिट करना है, और यहाँ पासबुक में यदि उसे क्रेडिट किया गया है तो उसे हम डेबिट करेंगे, मतलब अपोजिट हम उसकी एंट्री करके और हमारे जो स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो उसमें हम यह ध्यान रखेंगे कि बैंक का बैलेंस हमारा कैश बुक पासबुक का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, यह ध्यान में रख करके ही हमें सम को स्टार्ट करके और हमारे सम पूरे हम करेंगे सारे ट्रांजैक्शंस को ध्यान में रखकर। तो इस प्रकार से जो हमने डेबिट बैलेंस के सम कंप्लीट किए थे, अब उसी के आगे जो क्रेडिट बैलेंस के सम है वो पूरे करना है। क्रेडिट बैलेंस के सम मतलब जो हमारी कैश बुक है 3 कॉलम कैश बुक, उसमें यदि हमारा क्रेडिट शेष है मतलब ओवरड्राफ्ट है तो उसके अनुसार हम किस तरह से हमारे ट्रांजैक्शंस को समाधान विवरण में या रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो उसका यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 4, जो क्रेडिट बैलेंस का पूरा सम है और उसको हमको समझ के और करना है। तो आइए हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4।
On 31st March 2016, the cash book of Messrs. Kakkad Brothers show a credit balance means overdraft of 15,830 15,830 रुपये का क्रेडिट बैलेंस जो कि हमारी कैश बुक के अनुसार है, जिसे हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहते हैं। तो यह बैलेंस 15,830 का 31 मार्च 2016 को है। Whereas the bank passbook showed an overdraft of rupees 15,000. Detailed inquiry revealed the following facts. जहाँ पर हमें पासबुक का जो बैलेंस दिखाई दे रहा है वो ओवरड्राफ्ट का ओनली 15,000 का ही है। तो यदि हम दोनों का बैलेंस देख रहे हैं तो 15,813 एंड 15,000 ये दोनों में 830 का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को दूर करने के लिए हमें स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा। तो जब हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो किसी भी एक बैलेंस को लेकर के सम करते हैं तो दूसरा बैलेंस आंसर के रूप में हमें बाद में मिलता है। तो यहाँ पर हम कैश बुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस लेकर के सम करेंगे तो डेबिट बैलेंस जो हमारा पासबुक का है वो ओवरड्राफ्ट के रूप में डेबिट बैलेंस के रूप में आंसर के रूप में आ जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जो फॉलोइंग डिटेल्स दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट पॉइंट है चेक वर्थ रुपीज 2,000 का चेक वेयर डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन ऑन 30 मार्च को जमा किया गया कलेक्शन के लिए बैंक में। बट चेक वर्थ रुपीज 1500 मीन्स 1500 रुपये ओनली कुड बी कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड टिल 31 मार्च तक सिर्फ 1500 रुपये के ही कलेक्शन हो पाया, जबकि उन्होंने चेक कलेक्शन के लिए भेजे थे 2,000 के। मतलब यदि हम देखें यहाँ पर इसे ये समझने का प्रयास करेंगे कि डिफरेंस कितनी अमाउंट का आ रहा है। हमने बैंक में कलेक्शन के लिए 2,000 का चेक भेजे जो मेरे सिर्फ 1500 रुपये जमा हुए हैं, अभी 500 रुपये इसमें जमा नहीं हुए। तो यदि हमारे 500 रुपये जमा नहीं है तो वो 500 रुपये से हमारा डिफरेंस जो टोटल हमारे बैलेंस का आ रहा है वो आएगा। तो ये 1500 हमें कहाँ लिखना चाहिए थे, तो यह समझ करके और यह 500 रुपये का अमाउंट है उसे हम यहाँ पर स्टेटमेंट में सही करेंगे। तो जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे तो स्टेटमेंट में हमने देखा था कि कुछ अमाउंट को हमें ऐड करना होता है, कुछ को लेस करना होता है। तो हम यहाँ पर यह समझेंगे कि ये अमाउंट ऐड होगी या फिर लेस होगी। तो इस तरह से जब हमने चेक कलेक्शन के लिए बैंक में भेजा तो हमने 3 कॉलम कैश बुक में उसे कहाँ लिखा। जब हम कलेक्शन के लिए बैंक में भेजते हैं अमाउंट को तो हम उसे डेबिट में लिखते हैं। ये आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि 3 कॉलम कैश बुक के सम हम कर चुके हैं। कलेक्शन के लिए जब हमने उसे बैंक में भेजा तो हमने उसे 2,000 रुपीज से डेबिट कर दिया, लेकिन बैंक में 1500 से ही वह डेबिट हुआ है। तो 1500 से ही जब उन्होंने उसे क्रेडिट हुआ है, तो जब वो 1500 से ही क्रेडिट हुआ है तो हमें पासबुक के क्रेडिट साइड में 500 और क्या करना रहेंगे, बढ़ाने रहेंगे। तो यह काम हम पासबुक में नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना रहेगा, हमें पासबुक के हिसाब से कैश बुक को एडजस्ट करना होगा। मीन्स जो हम 1500 रुपये का ट्रांजैक्शन बैंक के द्वारा हमें सूचना दी गई कि ये हुआ है, तो उसे हम करने के लिए हमारी कैश बुक के 2000 के बैलेंस को 500 से क्या करेंगे, कम करेंगे। तो चूंकि ये ओवरड्राफ्ट है और हमारा 500 रुपीज़ का जो डिफरेंस का अमाउंट है ये हमारा उसमें कम है, हमारा ओवरड्राफ्ट कम हुआ है, तो हम ओवरड्राफ्ट को वापस बढ़ाएंगे। 500 रुपीज़ से हम ओवरड्राफ्ट में जो फर्स्ट वाला ट्रांजैक्शन रहेगा उसमें जोड़ देंगे। तो उसे किस तरह करेंगे ये भी आप देख लीजिए। सबसे पहले जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हेडिंग डलेगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2016।
इसके जो कॉलम रहेंगे वो एक पर्टिकुलर का और अमाउंट के, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। इसमें सबसे पहले एक लाइन हमें लिखना रहती है, जिस बैलेंस को लेकर के हम सवाल कर रहे हैं वह बैलेंस हमें अमाउंट के कॉलम में लिखना रहता है। हम क्रेडिट बैलेंस लेकर के सम कर रहे हैं जो कैश बुक का बैलेंस है, तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, जिसे क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, वो है 15,830 रुपये। ये जो यहाँ पर हमने अमाउंट के कॉलम में लिखा है। तो इस तरह से सबसे पहली लाइन हमें बैलेंस लिखनी चाहिए, और उसके बाद में फिर हम ऐड और फिर कुछ जगह छोड़ करके और लेस की जो हेडिंग है वो डाल देते हैं, जिससे कि हर सवाल में आप देखेंगे 3 या 4 जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो ऐड और लेस के आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले जो ऐड वाला ट्रांजैक्शन लिखेंगे वो आएगा 500 रुपीज़ का, जो कि चेक सेंड टू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। हमने चेक को सेंड किया है, भेजा है कलेक्शन के लिए, लेकिन अभी तक उनका कलेक्शन नहीं हुआ। तो जितने का नहीं हुआ है वही अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस प्रकार से दो यहाँ पे पर्टिकुलर में समझाया गया है कि 2000 के चेक हमने भेजे थे, जिसमें 1500 का तो कलेक्शन हो चुका है, तो उसे माइनस कर दिया जाएगा, और 500 रुपीज़ जो कलेक्शन नहीं हुआ उससे हमारा ओवरड्राफ्ट और बढ़ेगा। तो ये 500 रुपीज़ हम ऐड के हेडिंग में लिख करके और अमाउंट के पहले वाले कॉलम में लिख देंगे। तो आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि जो चेक हमने सेंड किए हैं कलेक्शन के लिए, तो जितने कलेक्ट हो चुके हैं वो तो बैंक में एंट्री हो चुकी है, लेकिन 500 का अभी तक बैंक में एंट्री नहीं है, इसलिए 500 को हम हमारे यहाँ वापस ओवरड्राफ्ट में बढ़ा देंगे। तो इस तरह से 500 रुपीज़ हम ऐड में लिख करके और ये ट्रांजैक्शन को पूर्ण करेंगे। सेकेंड ट्रांजैक्शन इसका नेक्स्ट है, चेक वर्थ ₹5,000 वेर इश्यूड out of which check worth ₹4,000 only could be paid। ये जो ट्रांजैक्शन है, जो चेक वर्थ ₹5,000 के चेक जो है वो हमने इश्यू किए थे, हमने किसी को भुगतान के रूप में दिए थे। हम जब चेक इश्यू करते हैं तो हम हमारी 3 कॉलम कैश बुक में क्रेडिट साइड में हमने चेक उन्हें दिए पेमेंट के रूप में लिखते हैं, तो उतने से हमारी अमाउंट कम हो जाती है। मतलब हमने जो हमारा ट्रांजैक्शन किया है उसमें हमने पेमेंट के रूप में 5,000 रुपीज़ दिखा दिए हैं बैंक में। तो लेकिन यहाँ पर जो हुआ क्या है एक्चुअल में कि 4,000 रुपीज़ के चेक ही भुगतान के लिए प्रस्तुत हुए। मतलब 4,000 का भुगतान तो कर दिया है उन्होंने, तो 4,000 का भुगतान कर दिया है, अभी 1,000 का भुगतान और बाकी है, पेमेंट और बाकी है। तो जितना हमारा पेमेंट अभी बाकी है उतने से हम वापस क्या करेंगे, हमारे यहाँ कम कर देंगे जो हमने ओवरड्राफ्ट को बढ़ा लिया था, क्योंकि बैंक के द्वारा 4,000 का पेमेंट तो कर दिया गया। जब बैंक ने पेमेंट किया है तो हमारा पहले ही ओवरड्राफ्ट था, 4,000 का ओवरड्राफ्ट और बढ़ चुका है, और 1,000 का नहीं बढ़ा है, इसलिए 1,000 को हम हमारे ओवरड्राफ्ट के अमाउंट में से लेस करेंगे। तो लेस करने में जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन होगा वो है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसे हमने लेस इसलिए किया है क्योंकि बैंक ने इस 1,000 का पेमेंट अभी तक नहीं किया है, इसलिए हम भी इसको हमारे यहाँ लेस कर देंगे। क्योंकि ओवरड्राफ्ट चल रहा है, ओवरड्राफ्ट में जो 4,000 का था वो तो बढ़ चुका है, लेकिन 1,000 वो वापस हम कम करेंगे। तो इसलिए लेस में सबसे पहले आइटम लिखेंगे हम चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 5,000 में से माइनस करेंगे 4,000, 1,000 रुपीज़ हम लिखेंगे जो अमाउंट के फर्स्ट कॉलम में। तो ये 2 ट्रांजैक्शन की हमने एंट्री करी है। थर्ड ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट अमाउंटिंग to ₹150 was debited in the passbook
पासबुक में 150 रुपीज जो इंटरेस्ट के अमाउंट के थे वह डेबिट किए गए। अब पासबुक में डेबिट हो चुके हैं तो हमें भी क्या करना है, हमारे यहाँ क्रेडिट करना होगा। यदि हम हमारे यहाँ क्रेडिट करेंगे मतलब हम क्रेडिट साइड में हमारे ओवरड्राफ्ट में उसे और बढ़ाएंगे। तो जो हमारा ओवरड्राफ्ट है वह 150 रुपीज से और इंक्रीज होगा। तो इस तरह से ये जो 150 रुपीज है ये इंटरेस्ट के डेबिटेड किए गए बैंक के द्वारा, यह लिख करके हम हमारे यहाँ भी ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमने इंटरेस्ट डेबिटेड इन द पासबुक ये लिख करके और 150 रुपये 150 रुपीज अमाउंट के कॉलम में लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अ चेक वर्थ ₹120 वॉज डेबिटेड इन द कैश बुक इन बैंक कॉलम, इट वॉज नॉट सेंड टू द बैंक। जो एक चेक था 120 रुपीज का वह डेबिटेड किया गया कैश बुक में, मीन्स कैश बुक में हमने लिख लिया कि हमारा जमा होगा, बट नॉट सेंड इन द टू द बैंक, लेकिन उसे बैंक में भेजा ही नहीं गया। यदि भेजा ही नहीं गया है तो बैंक में उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो हमने जो उसे कम किया था 120 के चेक को उसे हम वापस बढ़ाएंगे, मतलब उसे हम ओवरड्राफ्ट के रूप में वापस क्रेडिट करेंगे। तो इसलिए वो हमारा ओवरड्राफ्ट और बढ़ाएगा। तो ऐड करेंगे इस 120 रुपीज के ट्रांजेक्शन को भी। तो 120 रुपीज जो है वो हमारा ऐड होने वाली सेकेंड आइटम के रूप में यहाँ लिखा हुआ है। चेक इंटर्ड इन द कॉलम बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक। ये जो हम ऐड और लेस करने वाली अमाउंट को यहाँ पर लिखते हैं, ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं, तो इसमें आपको सीक्वेंस का ही ध्यान रखना है। ये जो हमने अभी 120 और 150 की अमाउंट दो देखी है, इसमें जो थर्ड वाली है वो सेकंड नंबर पर भी आ सकती है और सेकंड वाली थर्ड पर भी। तो इस तरह से जो आपके सवालों में सीक्वेंस हो उसी सीक्वेंस से आपको ऐड और लेस लिखना है। तो इस तरह से आपको यह सवालों को करते समय ध्यान रखना है कि जो सवाल में ट्रांजेक्शन है उसमें हम सबसे पहले सवालों में ही लिख लें कि किसे हमें ऐड करना है और किसे लेस करना है, उसके बाद ही सवाल को शुरू करेंगे। जो इसका फिफ्थ ट्रांजेक्शन है, अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड ₹600 इन द बैंक विच वॉज एंटर्ड इन द पासबुक बट नो एंट्री वॉज मेड इन द कैश बुक। जो डायरेक्ट कस्टमर्स के द्वारा डिपॉजिट किया गया बैंक में 600 रुपीज़, वो बैंक में तो लिख लिया गया है बट कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है। जब हमारा ओवरड्राफ्ट चल रहा है और हमारा बैंक में मतलब पैसा जितना था उससे हम बहुत ज़्यादा निकाल चुके हैं, लेकिन डायरेक्ट कस्टमर ने हमारे बैंक में 600 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिए, तो उससे हमारा ओवरड्राफ्ट कम होगा। तो इस तरह से यदि हम सोच करके करेंगे तो हमारा 600 से ओवरड्राफ्ट कम होगा, तो इससे हम लेस करेंगे। तो यह अमाउंट हो जाएगी 600 वाली लेस होने वाली। तो लेस हम यहाँ पर नीचे देखेंगे, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर्स बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो इस स्टेटमेंट में हमने उससे सुधार लिया और 600 को लेस करके और हमने हमारे बैलेंस को सही कर लिया। तो इस तरह से जब हम सारे ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं तो उसके बाद में हमें इसका पासबुक का बैलेंस क्या रहा है वो देखना होगा। तो जो अमाउंट का फर्स्ट कॉलम है उसमें 500 फर्स्ट ट्रांजेक्शन के, 120 सेकंड के और थर्ड के 150, ये तीनों ऐड में हमने लिखे हैं। इसलिए जो बैलेंस लेकर हम सवाल कर रहे हैं उसमें ये तीनों ही हम ऐड कर देंगे। तो इन तीनों का जो टोटल आएगा 770, मतलब 770 रुपये हम इसमें 15,830 में और जोड़ देंगे। इसका आशय यह होगा कि 15,830 का जो हमारा ओवरड्राफ्ट का बैलेंस था, मतलब कैश बुक के अनुसार क्रेडिट बैलेंस चल रहा था, उसमें हमारा 770 का और ओवरड्राफ्ट बढ़ गया है। तो इस तरह से हमारा टोटल ओवरड्राफ्ट हुआ है 16,600 रुपये। ये इसमें हमने ऐड किया।
अब ये जो 16,600 रुपये हैं, इसमें जो हमारी अमाउंट लेस होने वाली है, जिससे हमारा ओवरड्राफ्ट कम हुआ है, वह होने वाली 1000 की 1,600 रुपये। ये दो अमाउंट हमारी कम हुई है, तो इन दोनों को जोड़ करके और इसमें से टोटल में से फिर माइनस कर दिया जाएगा। तो 1600 रुपये 1600 रुपीज हमने यहाँ पे लेस किए हैं, जो कि 16,600 टोटल ओवरड्राफ्ट में से इतनी ओवरड्राफ्ट हमारी कम हुई। तो यह देख करके 16,600 माइनस 1600 इज इक्वल टू आएंगे 15,000, मतलब 15,000 रुपये हमारा अभी भी ओवरड्राफ्ट चल रहा है। तो ये जो 15,000 अभी भी ओवरड्राफ्ट है, ये हमारा बैंक के अनुसार जो बैलेंस होना चाहिए वो होगा। मतलब आंसर के रूप में हम इसे लिखेंगे, जो हमें ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ये सेंटेंस लिख करके और 16,000 रुपये 15,000 रुपये यहाँ पर हमें आंसर के रूप में दर्शाने हैं। यहाँ ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और यहाँ हम ब्रैकेट में भी, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पर हमें ब्रैकेट में इसे डेबिट लिख करके और दिखाना रहेगा। तो इसे आप यहाँ पर DR शॉर्ट में भी लिख करके और बता सकते हैं। चूंकि यह डेबिट बैलेंस पासबुक के अनुसार है और हमारा कैश बुक के अनुसार यही बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इस तरह से जब हमने सवाल स्टार्ट किया था, उसमें ही हमें दिखाया गया था कि पासबुक शोड इन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹15,000। तो इस तरह से हमने सारे ट्रांजैक्शन को स्टेटमेंट में ठीक किया है और हमने आंसर के रूप में निकाल लिया है, जो कि पासबुक के अनुसार हमारा बैलेंस था। तो यदि आपको यह समझ में आ गया होगा तो आप निश्चित रूप से इसके आगे के सवाल कर लेंगे, और यदि नहीं आया है तो आप इसे समझने का प्रयास करें, इसकी थ्योरी को एक बार और देखें, इसके सम के एक एक ट्रांजैक्शन को करके और समझ के और उसे सवाल के रूप में करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद के जो क्रेडिट बैलेंस के जितने भी सम दिए हुए हैं, इसके बाद का भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 5, और उसका भी सॉल्यूशन यहाँ दिया है। इसके बाद भी आपको कई सवाल दिए हुए हैं जो कि एग्जाम्पल से आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो ये जो सारे एग्जाम्पल हैं इन्हें आप करेंगे, ये आपके होमवर्क के रूप में है। जितने भी सवाल आप करेंगे आपको ये ध्यान रखना है कि डेबिट बैलेंस के सवाल हम पहले कर चुके हैं और अब हम कर रहे हैं क्रेडिट बैलेंस, जो कि सिर्फ कैश बुक के अनुसार बैलेंस लेकर के सवाल करना है। अभी हमने पासबुक के सवाल नहीं देखे हैं और न ही अभी मैंने उसकी आपको थ्योरी बताई है। इसलिए आप सिर्फ ध्यान रखेंगे तो कैश बुक के अनुसार बैलेंस रखना और डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस को लेकर के सवाल करना। इन्हीं सवालों की आप अभी एग्जाम्पल्स देखेंगे, पीछे के जो अनसॉल्व्ड दिए हुए न्यूमेरिकल्स वो करेंगे, और उन सवालों को जब आपको समझ में आ जाते हैं तो आप इनकी फोटोज मुझे खींच करके सवाल करके और भेजेंगे। आपको अपनी रेगुलर स्टडी कंटिन्यू करनी है, क्योंकि यदि आप इन सवालों को अभी टाइमली नहीं करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारा ऐसे कंसेप्ट या जो आपको क्लियर नहीं होते हैं वो आप इकट्ठे होते जाएंगे और आपको बाद में कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि हम कौन से चैप्टर में कौन सी थ्योरी और किस तरह से करेंगे। अभी जो हमारा लगातार चल रहा है उसमें आप रेगुलर यदि करते रहेंगे तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं, आपके उसी समय डाउट क्लियर होंगे तो आप सवालों को भी करने में सहजता महसूस करेंगे। और जब हमारा अभी जो कोर्स चल रहा है उसके अगर टेस्ट के माध्यम से भी मैं आपसे क्वेश्चंस देती हूँ और पूर्ण करने के लिए अगर कहूँगी तो आपको टाइमली उसे पूर्ण करके और कंप्लीट करके और मुझे भेजना है, क्योंकि उसके आधार पर ही आपकी एग्जाम के क्वेश्चंस और आपकी जो कोर्स है वो डिसाइड किया जाएगा कि आप कितना कंप्लीट कर चुके हैं, आपको और इजी वे में उसे किस तरह से बताया जाए और आपको कितना कोर्स हम और करवा दें जो कि आपके हित में हो या आप जिसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएं।
तो यदि आप करते रहेंगे रेगुलर वर्क, अपडेट मुझे देते रहेंगे, तो आपके लिए ही, खुद के लिए यह बहुत ही लाभप्रद होगा, क्योंकि इसके जो सवालों की जो नेक्स्ट स्टेजेस आती है वो नेक्स्ट क्लासों में आपके काम में आने वाली है। तो इसलिए आपको ध्यान रख करके और रेगुलर स्टडी रखना है, और रेगुलर करते यदि रहेंगे आप तो मुझे भी एक समझाने में बिल्कुल क्लियर रहेगा कि आप इतना पार्ट कर चुके हैं और इसके बाद और पार्ट आपको इतना इतना मुझे करवाना है। तो आप जल्दी ही इन सवालों को पूर्ण करके और मुझे उसकी फोटोज भेजें।